आप सभी का स्वागत है अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। इस कहानी के लेखक हैं कासिम अंसारी। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी अपनी कहानी मुझे भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए और स्क्रीन पर दिखाई दिए गए नंबर पर आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर। और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दोगे। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। मैं अपने पापा का इकलौती औलाद था, फिर भी मेरी परवरिश बहुत अच्छे माहौल में नहीं हुई थी और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिला था और ना ही मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई थी। मेरी बस एक नॉर्मल सी ज़िंदगी थी। मैं जिस मकान में रहता था वह किराए का घर था। पापा की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपना एक मकान बनवा पाते। शहर में रहना सचमुच एक कारनामा है। जिनके अपने घर हैं उनका तो दिमाग ही नहीं मिलता। वह लोग तो किराएदारों को घटिया ही समझते हैं। केवल 11 महीने के लिए ही किराए पर मकान देते हैं और उसमें भी तरह तरह के सवाल करते हैं। ऐसे मौके पर बेचारे किराएदारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हर साल नए इलाके में मुझे मकान लेना पड़ता और यह मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि नई जगह में नए नए लोग होते हैं, नया नया माहौल होता है, जिसे एडजस्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती थी। पापा ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने लिए एक छोटा सा मकान बनवा लें, मगर जब भी पैसा जमा होता कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती और वह सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते। मैं एमए पास था, मगर बावजूद कोशिश के नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मुझसे मेरे घर के बुरे हालात देखे नहीं जाते थे। मैं सारा दिन ऑफिस की खाक छानता और शाम ढलने के बाद निराश होकर घर वापस लौट जाता। माँ और पापा रोजाना आस लगाए बैठे होते कि शायद आज मुझे नौकरी मिल गई हो, मगर मैं हर बार की तरह नाकाम ही लौट कर आ जाता। मेरी तकदीर में पता नहीं क्या लिखा था। कहते हैं पत्थर पर भी अगर रोजाना बूंद बूंद पानी गिरे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। आखिरकार एक दिन मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई। जितनी खुशी मुझे हुई थी शायद उससे भी ज़्यादा मेरे माँ बाप को हुई थी। सैलरी बस ठीक ठाक थी, इसलिए मैंने पहले ही फुर्सत में अपने पापा को काम करने से रोक दिया। वैसे भी अब उनकी सेहत पहले जैसी नहीं थी। अब वह थोड़े से बीमार रहने लगे थे और दूसरी बात, अब उनकी नौकरी करने की कोई मजबूरी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे नौकरी मिल चुकी थी। नौकरी लगते ही मेरे माँ बाप को मेरी शादी की चिंता हो गई। अब मेरे घर में बस एक ही सब्जेक्ट पर बात होती थी, मेरी शादी की। मेरी माँ ने मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी थी। मैं जानता था यह काम इतना आसान नहीं है। पता नहीं कितनी लड़कियां वह रद्द कर चुकी थी। आखिरकार बहुत मुश्किल से उन्हें मेरे लिए एक लड़की पसंद आई और 6 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी हो गई। ना तो हमारा घराना बहुत ऊंचा था और ना ही लड़की वालों का, बस दोनों घराने इज्जतदार थे। लड़की का नाम रूबीना था। वह ग्रेजुएशन कर रही थी। वह एक सीधी सादी लड़की थी और उसकी जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी उसकी सादगी। जहाँ मैं खुश था वहाँ पर मेरे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश थे। रूबीना ने आते ही घर संभाल लिया था और मेरी माँ को भी आराम मिल गया था और सबसे बढ़कर मुझे सुकून नसीब हुआ था। मैं लापरवाह स्वभाव का मालिक था। मेरी कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती थी, मगर अब हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद होती है। एक दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो माँ ने वही खबर सुना दी जिससे मैं हमेशा बचना चाहता था। मकान मालिक घर खाली करने का नोटिस दे दिया था और केवल 1 महीने की मोहलत दी थी। 1 महीने में हमें नया मकान तलाश करना था और हमें इस नए घर में आए हुए कुल 6 महीने ही हुए थे और इतनी जल्दी नोटिस भी मिल गया था। अब मजबूरी ही थी कि मकान तलाश करना ही था। मैंने अपने 2-4 दोस्तों को मकान ढूंढने के लिए कह दिया था। ज़्यादा किराया देना तो मेरे बस में नहीं था, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई थी और मेरे खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला, मगर हमें नया मकान ना मिल सका।
अचानक एक हादसे ने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे माँ और पापा एक दावत से वापस आ रहे थे। एक सड़क दुर्घटना में वह चल बसे। मेरी दुनिया उजड़ गई थी। अगर रुबीना मेरे साथ ना होती तो शायद मैं बिल्कुल टूट फूट चुका होता। अब तो यह घर छोड़ना लाजमी हो गया था। हर कमरे में, हर जगह से मुझे मेरे माँ बाप की याद आती थी। ऐसा लगता था जैसे अभी कहीं से वह मेरे सामने आ जाएंगे। कितनी चाहत से उन्होंने मेरे सर पर सेहरा सजाया था। कितने अरमानों से मेरी माँ बहू लेकर आई थी। अभी तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। कितनी ख्वाहिश थी उन्हें पोता पोती खिलाने की, मगर शायद यह सब उनके मुकद्दर में ना था। फिर एक दिन मेरे दोस्त जामिल ने एक मकान के बारे में मुझे बताया। उसने बताया कि एक मकान मिला है जिसमें 3 कमरे हैं और किराया बहुत ज़्यादा कम है। मगर जालिम कुछ परेशान सा था। मेरे जोर देने पर उसने बताया, यार साहिल, कोई खास मसला नहीं है। बात दरअसल यह है कि जो मकान मैंने तुम्हें बताया है वह नीचे का है और ऊपर मालिक रहता है। नीचे वाले घर का एक कमरा लगातार बंद रहता है। पता नहीं इसमें क्या मसला है कि वह इस शर्त पर घर देने को तैयार हुआ है कि वह कमरा खोला नहीं जाएगा और ना ही उस कमरे से कोई वास्ता रखा जाएगा। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, और वैसे भी हमें क्या जरूरत है इन चीज़ों से वास्ता रखने की। मैंने कहा, यार तुम कुछ भी करो, किसी भी तरह से वह मकान मुझे दिलवा दो, क्योंकि मुझे उसका किराया बहुत ही ज़्यादा मुनासिब लगा। मैं समझ रहा था कि मकान मालिक एक वहमी इंसान है। जो इस तरक्की के दौर में इन बातों पर कौन यकीन रखता है। मैं इसलिए कह रहा था कि हो सकता है कि वह किसी गलत काम में हो या यह कमरा भूतिया हो, तुम्हें कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। अपने दोस्त की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तेज हंसी आ गई। बेफिक्र रहो, अगर किसी चुड़ैल ने तुम्हारे बारे में पूछा भी तो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कहा। 3-4 दिन के बाद मैं और मेरा दोस्त मकान देखने के लिए चले गए। मकान 2 मंजिल का था। हालत देखकर अंदाजा हो रहा था कि उसको बने हुए बहुत ज़्यादा वक्त गुजर गया होगा। थोड़ी देर के बाद हमारी मुलाकात उस मकान के मालिक से हो गई। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी बीवी मर चुकी थी। उसके 2 बच्चे थे, मगर वह दोनों शहर में नहीं गांव में रहते थे। इस मकान में वह अकेला ही रहता था। थोड़ी देर के बाद मैं वहां से उठकर चला गया, क्योंकि अभी 1 महीना कंप्लीट होने में कुछ ही दिन बाकी थे। कुछ दिन बाद मैं अपने पूरे मकान को खाली करके उस नए मकान में शिफ्ट हो गया। मैं और मेरी बीवी रुबीना ने मिलकर घर की साफ सफाई की और उसके बाद अच्छे ढंग से उस मकान की धुलाई की। घर इतना गंदा था जैसे कि बरसों से उसकी सफाई ही नहीं की गई हो। साफ सफाई करते वक्त बार बार मेरी नज़र खुद ब खुद उस कमरे की तरफ उठ जाती। दिल तो चाह रहा था कि एक बार खोल कर देख लूं कि आखिरकार अंदर है क्या। मेरी बीवी के दिल में भी यही ख्वाहिश बार बार जन्म ले रही थी। उसकी नजरें भी बार बार उसी कमरे की तरफ जा रही थी। मैं जानता था कि यह ख्वाहिश उसके दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि कोई ऐसी हरकत करने से मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया था। सफाई से निपटने के बाद हम दोनों नहा धोकर फ्रेश हो गए। इतनी देर में खाने का समय हो गया। मैं चाह रहा था कि खाना होटल से ले आऊं, मगर रुबीना ने मना कर दिया कि 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। हाँ, बात तो सुनो, खाना जरा ज़्यादा पकाना। आज हमारा इस मकान में पहला दिन है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा खाना हम इस मकान मालिक को भी दें। इस तरह से पड़ोसियों पर अच्छा असर पड़ता है, और वो फिर भी हमारा मकान मालिक है। मेरी बात पर मेरी बीवी सर हिलाते हुए किचन की तरफ चली गई। लगभग 1 घंटे के बाद खाना तैयार हो गया तो मैं उसे लेकर अपने मकान मालिक को देने चला गया। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उस समय वो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थे। मैंने दरवाजे पर रुककर दरवाजे को नॉक किया। मकान मालिक ने किताब से नज़र हटाकर मेरी तरफ देखा। आओ साहिल, अंदर आ जाओ। थैंक यू। मैं अंदर चला गया। बैठो, उसने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आज पहला दिन है, मैंने सोचा क्यों ना खाने में आपको भी शामिल कर लिया जाए, इसलिए खाना लेकर आया था। मैंने खाना उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। मकान मालिक के चेहरे पर शर्मिंदगी झलकने लगी। खाना तो मेरी तरफ से जाना चाहिए था, मगर मेरी मजबूरी है। मेरे घर में कोई औरत नहीं है ना, मैं खुद खाना बाहर से खाता हूँ। अगर आप पसंद करें तो मैं रोज खाना भिजवा दिया करूँगा। नहीं शुक्रिया, मुझे बाहर खाना खाने की आदत सी हो गई है। थोड़ी देर उसके पास बैठने के बाद मैं वहाँ से जाने लगा, क्योंकि मेरी बीवी खाने पर इंतजार कर रही थी। मैं वापस जाने के लिए जैसे ही बढ़ा, पीछे से मकान मालिक की आवाज़ मेरे कानों में टकराई। मेरी बात सुनते जाओ साहिल,
न जाने उसकी आवाज़ में क्या बात थी कि मुझे मेरे बदन में एक डर की लहर सी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैंने फुर्ती से पीछे पलटकर उसकी तरफ देखकर कहा, बोलिए क्या बात है? कमरे वाली बात याद रखना साहिल, उसे खोलने की कोशिश मत करना। एक लम्हे के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आखिर एक बात बार बार क्यों दोहराई जा रही है? मगर मैं अपना गुस्सा पी गया और मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, आप बेफिक्र रहिए, ऐसी कोई बात नहीं हो गई। रात का खाना खाकर मैं और मेरी बीवी बाहर घूमने के लिए निकल गए, जो कि हम लोगों की आदत थी। हम जरूर खाना खाकर बाहर निकल जाते। उस वक्त भी हम लोग बाहर निकल आए थे। थोड़ी देर हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे, पर अचानक रुबीना कहने लगी, साहिल तुम्हारी कुछ समझ में आया? बंद कमरे का चक्कर। मैं उसकी बात पर बुरी तरह से चौंक गया और मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, नहीं, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। हो सकता है साहिल वहाँ कोई ऐसा मसला हो, वो हमें बताना नहीं चाहते हों। मुझे लगता है शायद उसमें किसी भूत प्रेत का असर हो, इसलिए मकान मालिक ने मना किया है दरवाजा खोलने को। अपनी बीवी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। ऐसा करते हैं, एक रात के लिए तुम्हें वहां पर बंद कर देते हैं, फिर पता लग जाएगा कि वहां कोई भूत प्रेत है या नहीं, मैंने मजाक में हंसते हुए कहा। इतना तंग आ गए हो मुझसे? मेरी बीवी ने बनावटी गुस्सा करके मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या होगा? एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल को कुछ भी नहीं कहती। मेरी बात पर रुबीना हंसने लगी। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने सवाल किया। अगर मैं वाकई चुड़ैल हूं तो तुम भी भूत हुए ना, और तुमने इतनी आसानी से खुद को भूत कह दिया। मैं उसकी बात पर और ज्यादा हंसने पर मजबूर हो गया। जिंदगी ऐसी चल रही थी, वही सुबह ऑफिस जाना और शाम को वापस आना। मकान मालिक का रवैया वैसा का वैसा ही था। वो अपने बच्चों से मिलने के लिए गांव चला जाता और 15-15 दिन बाद वापस लौटता। एक रात मैं और मेरी बीवी सो रहे थे। लगभग 2 बजे का समय था उस वक्त। मुझे याद है ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। जब रुबीना ने मुझे झिंझोर कर उठा दिया, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरी नजर सीधी घड़ी पर गई। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। क्या बात है? क्या तुमने कोई सपना देख लिया है? उठने से मैं थोड़ा गुस्सा भी था, क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। चलो उस कमरे में चलकर सोते हैं, उसने बंद कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी इस बात पर मेरे बदन में डर की लहर दौड़ गई। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता है ना, हमें मकान मालिक ने उस कमरे में जाने के लिए सख्ती से मना किया है। हाँ मुझे पता है, मगर मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही। वहीं जाकर आराम से सोएंगे। उसकी बात सुनकर मैं अपनी बीवी का चेहरा बहुत गौर से देखने लगा। पता नहीं मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी, जैसे कि यह मेरी बीवी की आवाज ही ना हो, बल्कि किसी और की आवाज हो। सो जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम सोने की कोशिश करो। मेरी बात सुनकर रुबीना मुझे बहुत गौर से देखने लगी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मेरी बात का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखते हुए कहा, सो जाओ। नहीं, चलो हम दोनों वहीं पर सोएंगे। मजबूरन मैंने उसे जबरदस्त डांटा और थोड़ी ही देर के बाद रुबीना बेसब्री के आलम में सो गई और मुझे भी कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मगर मेरी हैरत की इंतहा सुबह के वक्त हुई, जब हम दोनों नाश्ता कर रहे थे और मैंने रुबीना से रात वाली घटना का जिक्र किया तो वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कि मेरे सर पर सिंग निकल आए हों। यह तुम क्या कह रहे हो साहिल? मैंने तुमसे कब कहा उस कमरे में सोने को? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जब आपने सख्ती से मना किया हुआ है उस कमरे को खोलने के लिए, तो मुझे क्या जरूरत है वहां पर सोने की, और वह भी आधी रात को? रुबीना, मेरी बात का यकीन मानो, कल रात तुमने मुझसे खुद कहा था, वह भी आधी रात को, रात के 2 बजे, और बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें सुलाया है। तुम जरूर कोई सपना देख रहे होगे साहिल। इतना कहकर वह वहां से चली गई और उस दिन की बात रफा दफा हो गई। मगर दूसरी रात फिर वही घटना मेरे साथ हुई। रुबीना ने मुझे सोते हुए से फिर उठा दिया। मैं गहरी नींद से उठकर बैठ गया और मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब क्या हुआ रुबीना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरे इस सवाल पर रुबीना मुझे बहुत गौर से देखने लगी और उसने खोए खोए अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा, चलो उठकर वहां चलकर सोते हैं। उसकी बात पर मेरा दिमाग उड़ गया और मेरे चेहरे पर क्रोध की लकीरें जाहिर हो गई। क्या तुम पागल हो गई हो? सो जाओ खामोशी से, मैंने झल्लाते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे नींद नहीं आ रही साहिल, चलो वहां चलकर सोते हैं। उसने जैसे कि मेरी बात सुनी ही ना हो
उस रात मुझे फिर से उसे जबरदस्ती सुलाना पड़ा और सुबह नाश्ते की टेबल पर जब मैंने फिर उससे कल रात की घटना बताई तो उसका वही जवाब था। उसने साफ इनकार कर दिया। आखिर रात वाला मसला क्या है? कल भी आप पूछ रहे थे और आज भी। वह ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरा दिमाग घूम रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। मकान मालिक गांव से वापस आ चुके थे। उसने मुझसे थोड़ी सी बातचीत की और हमेशा की तरह उसकी आंखों में मुझे एक डर सा महसूस हुआ। ना जाने किस बात का खौफ था उसे। पहले मैंने सोचा कि शायद मकान मालिक से बात करूं कि आखिर वह इतना डरा डरा क्यों रहता है, मगर मैंने अपने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। 1-2 दिन बहुत शांति से बीते। कोई घटना घटित नहीं हुई। रूबीना भी शांति से सोती रही। फिर एक सुबह जब मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तो रूबीना ने मुझसे पूछा, कल रात को तो मैंने नहीं कहा था ना उस कमरे में सोने के लिए? मैं चौंक पड़ा। नहीं, तुमने कहा ही नहीं तो मैं कैसे कह देता। शुक्र है कि आपको यकीन तो आया, वरना मैं सोच रही थी कि अभी आप फिर वही बातें लेकर बैठ जाएंगे। रूबीना ने मेरी तरफ देखकर कहा तो मुझे हंसी आ गई। दूसरी रात भी कोई घटना घटित नहीं हुई। सुबह ऑफिस जाने की तैयारी के टाइम पर रूबीना ने फिर पूछा तो मुझे गुस्सा आ गया। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो रोज तुम यह बात लेकर बैठ जाती हो? मैं नहीं, आप लेकर बैठ जाते हो। रूबीना को भी गुस्सा आ गया। मुझे पता था अभी बात बढ़ जाएगी, इसलिए खामोशी से नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस चला गया। 2-3 दिन बहुत आराम से बीते, मगर चौथी रात फिर वही हुआ। उस समय रात के 2 ही बज रहे थे जब मेरी बीवी ने मुझे झिंझोर कर फिर दोबारा उठा दिया। झिंझोर कर उठाने पर इस बार मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैंने चिल्लाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है? चलो उस कमरे में चलकर सोते हैं। रूबीना ने कहा तो मेरा दिल चाहा कि अपना सर दीवार पर दे मारूं या उसके गाल पर चांटा मार दूं, क्योंकि मैं अब इस बात से तंग आ गया था। मैंने चिल्लाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रूबीना? तुम चाहती क्या हो? चलो ना साहिल, सब बातें बाद में करते हैं, पहले उस कमरे में सोते हैं। उस रात फिर आखिरकार मुझे उसे जबरदस्ती सुलाना पड़ा, मगर सुबह उसको ऐसा देखकर एहसास ही नहीं हुआ कि वो रात को उठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेश था। मैं चाहता तो रात वाले मसले पर उससे बात कर सकता था, मगर मुझे मालूम था कि वह फिर से इनकार कर देगी, इसलिए मैंने उस दिन उससे कुछ भी नहीं कहा और उस दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। इसलिए सारा का सारा दिन मुझे घर पर ही गुजारना था, कहीं जाने का मूड भी नहीं था। दूसरी तरफ इस मसले की वजह से मेरा दिमाग भी उलझा हुआ था। 5वीं रात फिर से मेरी बीवी ने मुझे उठा दिया। अभी मैं उठकर बैठा ही था कि वो बाथरूम की तरफ चल दी। लगभग 20 मिनट के बाद उसकी वापसी हुई। वो मेरी तरफ देखने लगी और उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्यों बैठे हो इतनी रात में? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसने ऐसा पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसकी तरफ गौर से देखने लगा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा था, मैंने अपने ऊपर काबू करते हुए कहा। क्या फिर मैंने तुम्हें सोते हुए उठा दिया क्या और बंद कमरे में चलने के लिए कहा क्या? उसने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, वही हंसी जिस पर मैं मरता था। उस समय वह बहुत जहर लग रही थी। कुछ नहीं, सो जाओ, मैंने उसे टालते हुए कहा। वाकई वो बिस्तर पर लेटे ही सो गई। मैं हैरान परेशान उसे देखता रहा। थोड़ी देर उस मसले पर सोचता रहा, फिर मजबूर होकर सो गया। वह छठी रात थी जब सोते वक्त अचानक से मेरी आंख खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे फिर मेरी बीवी ने मुझे झिंझोर कर उठा दिया हो। मैं उठा तो मेरी सीधी नजर रूबीना के बिस्तर पर गई। बिस्तर खाली पड़ा हुआ था। मैं समझा वो बाथरूम गई होगी, थोड़ी देर बाद वापस आएगी। पर जब काफी देर तक उसकी वापसी ना हुई तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने उठकर पूरे घर का एक चक्कर लगाया, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आई। बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था। इसका मतलब यह था कि वो बाथरूम में भी नहीं थी। मेरा दिमाग घूमकर रह गया, रूबीना कहाँ है? उसे नींद में चलने की कोई बीमारी भी नहीं थी कि बाहर निकलने का खतरा हो। अभी मैं बैठा इसी बात पर गौर कर रहा था कि अचानक दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। मेरी नजर उस कमरे की तरफ चली गई जिसे खोलने के लिए मुझे मना किया गया था। रूबीना ने धड़ाक से दरवाजा खोला और अंदर से बाहर आती हुई दिखाई दी। मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। जिस बात से मैं डर रहा था वही हुआ। इसका मतलब था कि रूबीना आज से पहले भी वो दरवाजा खोल चुकी थी,
लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था और चाबी मकान मालिक के पास थी। लेकिन यह वक्त सोचने का नहीं था। रूबीना की हालत अजीब सी हो रही थी। मैंने देखा उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर अजीब सी वहशत टपक रही थी। उसके चलने के अंदाज से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं थी। वो इस तरह से मेरी तरफ बढ़ रही थी कि मुझे उससे खतरा महसूस होने लगा था। भयंकर सर्दी के बावजूद मैं पसीने से नहा गया। रूबीना मुझसे 10-15 कदम के फासले पर थी कि तभी अचानक से एक झटके से वह बढ़ी, सीधी तरफ जीने की तरफ चल दी। जीना ऊपर की तरफ जाता था जहां पर मकान मालिक रहता था। पहले तो मैंने सोचा कि उसे रोक दूं, मगर मेरे कदम साथ देने को तैयार नहीं थे। जैसे मैं पत्थर का बूत बन गया हूं। आंखें खुली थी, सब कुछ देख रहा था, मगर हाथ और पैर हिलाने में असमर्थ था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद दरवाजा खुलने की। फिर एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। नीचे खड़े खड़े मेरा खून सूख रहा था। ना जाने ऊपर क्या हो रहा था। मैं सब कुछ ही सही सलामत होने की दुआ मांगने लगा। लगभग आधे घंटे बाद रूबीना नीचे आई। मैं उसी तरह उसी जगह पर खड़ा था। नीचे आते ही रूबीना सीधे बाथरूम में चली गई। जब वापस आई तो उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेश था। उसने एक नज़र मुझे देखा और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसकी नज़रों में जान पहचान बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। मैं इंतजार करता रहा कि शायद मकान मालिक नीचे आए, मगर जब बहुत देर तक ऐसा नहीं हुआ तो मुझे चिंता होने लगी। मैं ऊपर वाले का नाम लेकर ऊपर जाने का इरादा किया। रूबीना इस तरह सो रही थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं ऊपर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मकान मालिक मेरे सामने बेड पर मरा पड़ा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। आखिर रूबीना ने उन्हें मारा कैसे और क्यों मारा? वहां खून का एक कतरा तक मौजूद ना था। गला भी नहीं घोटा गया था, वरना आंखें बाहर आती। शायद कोई दौरा वगैरह पड़ा था। संभव है वे रूबीना की हालत देखकर डर गए होंगे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नजर मकान मालिक की गर्दन पर पड़ी, जहां दांतों के निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। तो क्या रूबीना ने इनका खून किया था? मगर रूबीना ऐसा नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद मैं नीचे आ गया। रूबीना उसी प्रकार से सो रही थी। मैंने सोचा मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। इस तरह तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। मगर यह मामला छुपाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि गर्दन पर दांतों के निशान मौजूद थे। अगर बाद में किसी को पता चला तो फिर क्या होगा? फिर एक फैसला करके मैं निश्चित हो गया, अब न केवल रूबीना को बचाना था बल्कि पुलिस को भी उल्टा कहानी सुनानी थी, ताकि मेरी बीवी का नाम ना आए। लगभग सुबह 6 बजे मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। एसएचओ अभी अभी आया था। थोड़ी ही देर के बाद मेरी उससे मुलाकात हो गई और मैंने उसे सारा का सारा किस्सा बताना शुरू कर दिया। मेरा मकान मालिक अपने कमरे में मुर्दा पाया गया है। मैंने अचानक देख लिया, इसलिए सीधा आपको खबर देने आ गया हूँ। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गए, वरना शायद आपका नुकसान होता। उसने उसी समय अपनी कार तैयार करवाई और फिर हम लोग घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर मैं सीधा एसएचओ को मकान मालिक के कमरे में लेकर आ गया। रूबीना को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वह पुलिस को देखकर थोड़ा हैरान रह गई। थोड़ी देर के बाद एसएचओ ने फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। चलते टाइम मुझे अपने साथ थाने चलने को कहा तो मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा। दरअसल मैं रूबीना को इस बारे में बताना चाहता था, वरना वो बेवजह परेशान होती। जब मैंने अपने ख्यालात एसएचओ से जाहिर किए तो वह कुछ सोचकर बोला, ठीक है, ऐसा करें, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी आपको बुलवा लिया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ही बुलाएंगे मैं तुरंत जाहिर हो जाऊंगा। मैं घर में दाखिल हुआ तो रूबीना की आंखों में जो सवाल था वो तो मैं पहले ही समझ गया था। रूबीना को अपने पास बैठाते हुए मैंने कहा, हमारे मकान मालिक का कत्ल हो गया है। रूबीना मेरी बात सुनकर बुरी तरह से उछल पड़ी। उसकी आंखों में खौफ की परछाइयां थी। मेरे ख्याल से कत्ल रात को हुआ है, क्योंकि सुबह जब मैं ऊपर गया तो मकान मालिक मर चुका था। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि कब हुआ है? मैंने उसे एक झूठी कहानी बता दी और उसने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया।
मैंने उसे यह जाहिर नहीं होने दिया कि कत्ल उसने ही किया है। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि अगर हम भागते तो बात बिगड़ जाती, लेकिन जिस तरह से तुम बता रहे हो उससे जाहिर होता है यह कोई रहस्यमय कहानी है, वरना इस तरह कत्ल कौन कर सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए तो पता चल जाएगा। रूबीना की किसी बात से अंदाजा नहीं हो रहा था कि कत्ल उसने किया है। इस बात पर मेरा सर चकराया हुआ था। मैंने रूबीना को चाय बनाने के लिए भेज दिया। कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन 1 बजे का समय था। जब एक हवलदार आया, मैं समझ गया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। रूबीना को दरवाजा बंद करके बैठने के लिए कहा तो उसे डर महसूस होने लगा था। मैंने उसे पड़ोस वाले घर में छोड़ दिया था। थाने पहुंचा तो एसएचओ मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बैठने के लिए कहा तो मैं कुर्सी पर बैठ गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी है साहिल जी? शायद आपको यकीन ना आए, फिर भी पता तो चले, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली गई थी। क्या मतलब है आपकी बात का? मैंने कहा। जी हाँ, यही बात है। इससे जाहिर होता है कि घर में असर है, मगर इस बात को कौन मानेगा? फिर जब मैंने उसे कमरे के बारे में बताया तो उसके चेहरे पर हल्के से गुस्से के चिन्ह उभर आए। आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने इसे अहमियत ही नहीं दी थी और कमरा बिल्कुल बंद रहता था, जो आज तक नहीं खुला। अगर आप ऐसा समझते हैं तो कमरा खुलवा कर देख लें। नहीं, ऐसी सूरत में हम में से किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ी देर बाद मैं थाने से बाहर आ गया। मुझे खुशी इस बात की थी कि मैंने अपनी बीवी को बचा लिया था। अगर मैं रूबीना के बारे में जरा सा भी जिक्र कर देता तो शायद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। उस दिन मकान मालिक का बड़ा बेटा गांव से शहर पहुंच गया था और अपने माँ बाप की लाश लेकर गांव चला गया। मुझे हफ्ते में एक बार थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। मैं अब उस मकान को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहता था। रूबीना की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, और होती भी क्यों नहीं, वो कमजोर दिल की मालिक थी। 1 महीने तक लगातार थाने में हाजिरी दी। फिर मैंने एसएचओ से अपनी इच्छा प्रकट की, अब मुझे छूट दे दी जाए। ठीक है, वैसे भी अब केस खत्म हो चुका है, क्योंकि किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। आपको परेशानी होती होगी, बस यह कर दीजिए कि आप जहां भी जाएं वहां का पता बता दीजिए, ताकि कभी आपकी जरूरत पड़े तो आपको तलब किया जा सके। 15 दिन के अंदर मैंने मकान छोड़ दिया और एक नया पता थाने में दर्ज करा दिया। एक दिन अचानक मुझे बाबा जी का ख्याल आया, जो लोगों के मसले हल किया करते थे। वो एक बहुत ही पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। दूसरे दिन मैं उनके पास पहुंच गया। वह मुझे अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि नौकरी के सिलसिले में उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी। उस वक्त वह अकेले थे। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मेरी बात वो सुनते रहे। दूसरे दिन उन्होंने मुझसे आने के लिए कहा। दूसरे दिन मैं उनके बताए हुए वक्त पर पहुंच गया। वह थोड़ी देर तक खामोश रहकर मुझे देखने लगे और मेरी तरफ बहुत गौर से देखने के बाद उन्होंने कहा, वाकई यह सही है कि तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि यह काम मुझसे करवाया गया है। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। मैंने अपने इल्म की रोशनी से जो कुछ भी मालूम किया, उससे पता चला कि तुम्हारे मकान का मालिक सही आदमी नहीं था। उसने किसी शरीफ लड़की की इज्जत लूटी थी। जब उस लड़की ने खुदकुशी कर ली तो उसने उसे उसी कमरे में दफन कर दिया था। यह सब उस रूह के इंतकाम का नतीजा है, क्योंकि उसके बाद वहां कोई रास्ता नहीं था और फिर कोई औरत भी नहीं थी, इसलिए इंतकाम लेने में इतनी देर हो गई। उस लड़की की रूह ने तुम्हारी बीवी के जिस्म पर कब्जा किया और इस तरह उसने अपनी मौत का इंतकाम लिया। दरअसल हर एक का तरीका अलग होता है। उस मजलूम लड़की की रूह इंतकाम लेने के लिए बेकरार थी। जहां तक तुम्हारी बीवी को पता न चलने का ताल्लुक है, तो वह खुद वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसको कैसे पता चलता? इसमें तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं था और कभी उससे यह पूछना भी नहीं, क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं होगा तो बताएगी क्या? बस तुम दोनों की जान बच गई, इस पर ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, वरना तुम्हारी बीवी की जान भी जा सकती थी। इतना कहकर वह खामोश हो गए। उनकी सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। उन्होंने फिर एक ताबीज दिया और कहने लगी, यह अपनी बीवी के बाजू में बांध देना, इसके असर से वो ठीक हो जाएगी, उसे डरावने ख्वाब भी नहीं आएंगे। मैं बाबा जी को हैरत में देखने लगा, क्योंकि उनसे मैंने ख्वाबों का कोई जिक्र नहीं किया था। आज मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जब भी उस मकान की तरफ से मेरा गुजरना होता है तो मुझे डर सा महसूस होने लगता है, क्योंकि वो मकान अभी भी खाली पड़ा है। मुझे यकीन है उस पर से रूह का असर खत्म हो गया होगा,
क्योंकि प्रेतने का जो मकसद था वह पूरा हो चुका था, मामला भी खत्म हो चुका था। और वैसे भी यह थाने वालों की बस की बात नहीं थी। 5 साल बीत जाने के बाद भी रूबीना को आज तक पता नहीं चल सका, और ना मैंने कभी बताया। सोचता हूँ कि अगर मैं उसे बता दूं कि उसने एक शख्स का कत्ल किया है, सोचता हूँ कि अगर मैंने उसे बता दिया कि उसने एक शख्स का कत्ल किया है तो उसका क्या हाल होगा। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको भी मुझे कहानी भेजनी है तो स्क्रीन पर दिखाई दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानी भी अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सुनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी के अभी भेजिए। और हाँ, अगर आपने पहले से ही वो कहानी जो आप मुझे भेजने वाले हो, उस कहानी को आपने किसी और यूट्यूब चैनल को भेज रखी है तो फिर उसे मुझे मत भेजिएगा। अगर आपके पास फ्रेश और एकदम न्यू स्टोरी है, मतलब कि आपने वो किसी को नहीं भेजी है, तो ही मुझे भेजिएगा। तो मैं उस पर ज़रूर आपकी स्टोरी बनाऊंगा यूट्यूब चैनल पर। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।